देखे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 6 क्रमचय और संचय, इसके पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न क्रमांक 11 किया था। इसके 3 भाग थे, ठीक है ना। 3 में से हमने 2 कर लिए थे। पहले में क्या था कि परम्यूटेशन से कितने शब्द बनेंगे, नंबर 1 जो पी से स्टार्ट हो और एस पर क्या हो, समाप्त हो, ये पहले में था। दूसरे हमारे पास क्या था कि चारों के चार मतलब जितने स्वर है वो सभी स्वर कैसे हो, एक साथ हो। और तीसरा हमारे पास क्या है कि ऐसे शब्द बताना है जिसमें पी और एस के बीच हमेशा क्या हो, 4 शब्द आए। तो ये पी और एस के बीच हमेशा 4 शब्द रखना है, तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे। तो परम्यूटेशन के कुल अक्षर हैं हमारे पास कितने, 12। टी कितने बार है, 2 बार। एक ट्राई करते हैं, इससे जो अक्षर बनने हैं उनका एक खांचा बनाते हैं। ये आ गया ना। अब जरा प्रश्न को समझिए, वो क्या कह रहा है। उसका कहना है आपको ऐसे शब्द बनाना है कि जैसे मैंने यहाँ पर पी ले लिया तो आपको एक स्थान खाली छोड़ दो, यहाँ पर क्या आ गया, एस। अब यहाँ पर आपको पी और एस के बीच में हमेशा क्या रखना है, 4 शब्द। अब आप इसको आगे खिसका दो तो भी बीच में कितने रहेंगे, 4। और आगे खिसका दो तो भी पी और एस के बीच में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे हमेशा। तो उसकी शर्त है कि आपको ऐसे शब्द बनाना है जिसमें पी और एस के बीच में हमेशा कितने अक्षर आए, 4 अक्षर आए। तो पिछले टाइम जब अपन इस पर बात कर रहे थे तो अपन ने विचार किया था कि जो पी और एस है ना, इनको हम कितने तरीके से जमा सकते हैं, फैक्टोरियल 2 यानी 2 प्रकार से, पी एस और एस डी। अब आप देखो जरा, पी और एस को लेकर कैसे कितनी कंडीशन बन सकती हैं, इनको खिसकाते हुए आगे बढ़ाते जाए। जैसे एक कंडीशन ए हो गई ना। अब मैं पी यहाँ पर ले लू, एस यहाँ पर ले लू, पी यहाँ पर और एस यहाँ पर, तो कितनी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन हो गई। देखो बीच में 4 स्थान है ना, 1 2 3 4। फिर मैंने इसको यहाँ ले आया, अब यहाँ पर पी और एस कहाँ पहुंचा, यहाँ पर, तो कितनी कंडीशन हो गई है, 3 कंडीशन हो गई है ना। चेक करो और कितनी आएंगी। इसके बाद फिर आगे बढ़ो, अब पी यहाँ पर आ गया और एस यहाँ पर आ गया, कितनी कंडीशन हो गई, 4। अब पी यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर आ गया, कितनी कंडीशन हो गई, 5। अब पी यहाँ पर आ गया और एस यहाँ पर आ गया, कितनी कंडीशन हो गई, 6। अब पी यहाँ पर आ गया और एस यहाँ पर आ गया, कितनी कंडीशन हो गई, 7। तो आपने देखा कि अगर हम पी और एस को इस प्रकार से अरेंज करें कि उनके बीच में हमेशा 4 स्थान खाली रहे, कितने स्थान खाली रहे, तो उन्हें कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 7 तरीके से। और इसमें फैक्टोरियल 2 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे फैक्टोरियल 2 का गुणा, पी और एस को आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। या यूं मान लीजिए 7 कंडीशन ये हो गई, पी और एस की 7 हो जाएंगी एस और बी की, तो कितनी हो गई। तो हमारे पास कितनी कंडीशन है जिसमें पी और एस को हम इस प्रकार रख सकते हैं कि उनके बीच में 4 खाली स्थान रहे, 14 कंडीशन है। दिमाग में बैठा ली कितनी कंडीशन है। अब हर एक बार हर एक कंडीशन में खाली स्थान कितने बचे, हर एक कंडीशन में खाली स्थान कितने बचे, 10। 2 जे हो गए, टोटल 12 है ना। तो कितने स्थान बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल स्थान कितने बचेंगे। आप पी और एस को कहीं भी ले जाओ तो कुल स्थान कितने बचेंगे, 19 स्थानों को भरना है। क्यों, क्योंकि हमने पी और एस की कंडीशन तो निकाल दी। पी और एस की कंडीशन कि जब उनके बीच में 4 अक्षर रहे कितनी होंगी, 14। पी और एस की 7, एस और पी की 7, कुल कंडीशन कितनी बनेगी। अब 10 स्थानों पर हम बाकी 10 अक्षरों को जमाना है, तो कितने तरीके से जमा सकते हैं अपन, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पर देखें, तो अब देखें यदि पी तथा एस के बीच सदैव 4 अक्षर रहें तब इस प्रकार की कुल स्थितियां कितनी होंगी, इस प्रकार की कुल स्थितियां हो जाएंगी कितनी,
7। अभी अपन ने ट्राई किया 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है ना। अब S और P को आपस में बदल भी सकते हैं। अब S तथा P तथा S आपस में बदल भी सकते हैं। इसलिए इस प्रकार कुल स्थितियां कितनी होंगी? कुल स्थितियां हो जाएंगी 7 धन 7 या 7 को फैक्टोरियल 2 बराबर कितने हो जाएंगी? 14। अब P तथा S को लेने के बाद कितने स्थान बचेंगे? लेने के बाद शेष 10 स्थान बचेंगे ना। इन 10 स्थानों पर शेष कितने अक्षर बचे हैं? 10 अक्षरों को कितने प्रकार से जमा पाएंगे? तो रखने के या जमाने के तरीके कितने हो जाएंगे? जमाने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 10 बटे 10 को मैं ऐसा लिख देता हूं, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। क्यों? और अब इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 14 का। तो इस प्रकार गणना के कौन से सिद्धांत रखते हैं? गणना के आधारभूत सिद्धांत से क्या आएगा हमारे पास? आधारभूत सिद्धांत से तो क्या होगा बताओ? गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? या कुल शब्दों की संख्या कितनी बनेगी? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 गुणित 14। चलो इसको हल करो। अब फैक्टोरियल 10 का मान कितना होगा? 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 बटे फैक्टोरियल 2 गुणित फैक्टोरियल 2 और गुणित 14। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया। जल्दी से आप इसका गुणा करके और मुझे बता दो। ठीक है बच्चों, तो इनका गुणा किया आप लोगों ने, तो इसका गुणा आया 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 6 5 4 3। यहां तक का गुणा आया हमारा इतना, ठीक है ना। और इसमें कितने का गुणा करना था? 14 का। तो ये अपना आ गया इतना आंसर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 54 लाख 1600। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इतने तरीके कुल होंगे जब P और I के बीच में क्या रहेंगे? 4 अक्षर रहेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6.3 समाप्त होती है। अब अपन आते हैं अगली प्रश्नावली की ओर। तो अगली प्रश्नावली में हमें काय के बारे में पढ़ना है? संचय के बारे में। काय के बारे में? संचय, कॉम्बिनेशन, संचय के बारे में पढ़ना है। तो संचय में आपको क्या दिया है देखें, पुस्तक में देख लीजिए। आपको कॉम्बिनेशन यानी कि संचय में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना है आपको, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है ना। जैसे क्रमचय में AB और BA, जैसे मैंने लिखा AB और BA, ये 2 क्रमचय हैं। क्रमचय कितने हैं? ये क्रमचय हैं 2, लेकिन ये संचय 1 है। संचय कितना है? 1, क्योंकि संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए यहाँ पर संचय AB और BA दोनों एक ही माने जाएंगे, ठीक है ना। और क्रमचय में ये दोनों कैसे हैं?
अलग अलग, ठीक है। अब यदि आप देखें क्रमचय, n वस्तुओं में से क्रमचयों की संख्या का, संचयों की संख्या का सूत्र बता रहा हूं मैं, संचयों की संख्या, संचयों की संख्या का सूत्र होता है, जरा ध्यान देना बच्चों, n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से r को एक साथ लेकर, r को एक साथ लेकर बने क्रमचयों, क्रमचय लिखना है, संचयों की संख्या को, संचयों की काय को संख्या को NCR, किससे, अच्छा इसके ऐसा भी लिखते हैं CNR, ऐसा भी लिखते हैं, बात एक ही है, NCR लिखते हैं चाहे CNR द्वारा निरूपित करते हैं, इसके द्वारा निरूपित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, जहां इसका सूत्र और अपन को लिखना है, NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N। तो ये हमारे पास काय का सूत्र है, संचय का सूत्र, ठीक है ना। अब आता है क्रमचय संचय में संबंध, क्रमचय व संचय में संबंध, संचय में संबंध, इसमें संबंध कैसे निकलेगा देखें। जैसे हम जानते हैं NCR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, और NPR बराबर क्या होता है, NPR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, यही होता है, नहीं होता है, होता नहीं होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर दिख रही है ना, तो इसकी जगह पे मैं NPR लिख सकता हूँ। आप देखो जरा, ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू देखो, इतनी वैल्यू, ये काय की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे NPR लिख दूं, तो इसलिए NCR बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 बटे फैक्टोरियल R, 1 बटा फैक्टोरियल R इंटू NPR, ये इनमें संबंध है। माने जो NCR होता है वो NPR का 1 बटा फैक्टोरियल R गुना होता है, या मैं ऐसा कर देता हूं, फैक्टोरियल R का इतना गुना कर देते हैं, किसका, फैक्टोरियल R का। तो आप बताओ NPR बराबर क्या मिलेगा, NCR माने फैक्टोरियल R इंटू NCR, ये मिलेगा। बात समझ आ गई ना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूं कि NPR का मान NCR का फैक्टोरियल R गुना होता है। क्या कह सकते हैं अपन कि NPR का जो मान है वो NCR का कितना गुना होता है, फैक्टोरियल N गुना होता है। तो अगर आपसे पूछे ज्यादा संख्या क्रमचय की होती है संचय की होती है, क्रमचय की होती है, क्योंकि क्रमचय कब मिलेगा, संचय में फैक्टोरियल R से गुणा करेंगे तब मिलेगा क्रमचय। तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं के एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों संचयों में किसकी संख्या अधिक होती है, क्रमचयों की संख्या अधिक होती है। कितनी अधिक होती है, एक्चुअली फैक्टोरियल R गुनी होती है। समझ आएगी ना बात। तो आपको ये क्या है, क्रमचय संचय में संबंध है, सबको समझ आ गया। अब इसी प्रकार की आपको टिप्पणियां, अब ये चीज आपको फैक्टोरियल इसमें दिया है प्रमेय 5 में, आप प्रमेय 5 में ही आपको ये दिया हुआ है कि NCN का जो मान है, NCN का मान वो 1 होता है, ठीक है ना। अब एक छोटी छोटी सी बातें हैं वो मैं और आपको बता दूं, इसके बाद फिर अपन सवालों की ओर बढ़ेंगे, है ना। ये तो हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके, फैक्टोरियल शून्य का मान कितना होता है, 1। अब देखें NCN इसका जो मान है वो कितना होता है,
1 होता है। कैसे होता है आप निकालोगे तो आ जाएगा। तो एन सी एन का मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपको कहाँ लिखा है? टिप्पणी नंबर 1 में। टिप्पणी 2 में फिर आपको लिखा हुआ है कि एन सी जीरो, क्या? एन सी जीरो। तो एन सी जीरो का मान भी 1 होता है बच्चों। एन सी जीरो इसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। कैसे आप निकालना? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल एन माइनस जीरो। तो एन ही तो आएगा। मतलब आप इसको निकालोगे, अगर जैसे मैं इसको निकालू, देखो फैक्टोरियल एन सी एन का मान निकालू तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन। एक सूत्र लगेगा ना भाई, आर का मान एन है तो फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। अब ये और कट गए तो यहाँ पर 1 बटे फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या बताई? 1 आ गया। इसी प्रकार आप इसका मान निकालोगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल एन माइनस जीरो। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल एन एन कटेगा, आंसर कितना आया? तो एन सी एन और एन सी जीरो दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। अगला अपन को इसमें टिप्पणी में अगला अपन को दिया हुआ है कि एन सी एन माइनस आर की वैल्यू एन सी आर के इक्वल होती है। किसकी वैल्यू? एन सी एन माइनस आर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? एन सी आर के इक्वल होती है। ठीक, ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगले आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि यदि एक और दिया है कि यदि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, वहां पर ए और बी लिया है, मैंने एक्स और वाई ले लिया है, तब आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? एन होगा। ए प्लस बी इक्वल टू एन लिखा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? ठीक है ना। तो ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। और एक्स बराबर क्या होगा? है ना, ए हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन और यहाँ पर एक्स बराबर वाई भी। समझ आ गई ना बात? आप कर सकते हो। इसके बाद एक और आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? एन सी आर प्लस एन सी, हाँ, एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू होता है एन प्लस 1 सी आर। ठीक है ना। क्या के बराबर है सूत्र? एन सी आर प्लस एन सी इक्वल टू क्या होता है? एन प्लस 1 सी आर। ये आपको 5 छोटे छोटे से सूत्र दिए हैं। वैसे तो अपन इनको हल करेंगे तो ये यहाँ से निकल ही आता है, लेकिन ये अगर आप याद करके चलेंगे तो जहां भी प्रयोग करना है तो अपन को हल नहीं करना पड़ेगा, सीधा ब्रैकेट में ये सूत्र लिख देंगे और सीधा मान लिख देंगे। ठीक है ना। अब आप देखें, उदाहरण पर आ जाते हैं। जैसे आपको एक दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 ही है ना वो। तो एग्जाम्पल 17 में क्या लिखा है? उसमें दिया है एन सी 9 इक्वल टू एन सी 8। यदि एन सी 9 इक्वल टू एन सी 8, तब क्या बोल रहा है? एन सी 17 इक्वल टू हो रहा है ना, इक्वल टू फाइंड करो। यही है ना, यही है। इतना सरल सवाल है कि मैं क्या बताऊं, है ना। और इसको देखो, इसमें आप कैसे सूत्र का प्रयोग करेंगे जरा देखें। जैसे हमारे पास दिया है एन सी 9 इक्वल टू एन सी 8, तो यहाँ पर आप पहले सूत्र लिख दो। अभी हमने पढ़ा के दी एन सी एक्स बराबर एन सी वाई इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है? एन होता है, ये हम जानते हैं ना। तो यहाँ पर इसलिए एन बराबर क्या आ जाएगा? 9 धन 8। ये सूत्र लग गया भाई। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 प्लस 8। तो एन की वैल्यू कितनी निकल आई? 17 एन निकल आया। अब आपको काय का मान निकालना था, तब एन सी 17 का मान होगा, एन का मान कितना है? तो 17 सी 17 इक्वल टू 1। एन सी एन का मान कितना होता है?
NCN का मान 1 होता है ना, तो यहाँ पर दोनों कैसे हैं, बराबर है, इक्वल क्या आएगा 1। तो आप देख रहे ना कितने अच्छे तरीके से सूत्र का प्रयोग हो गया। तो सूत्र का प्रयोग करके आप सवालों को क्या कर सकते हो, बहुत छोटा। अगर सूत्र का प्रयोग नहीं भी करोगे तब भी सवाल हो जाएगा, आप दोनों पक्षों में लगा करके चलोगे तब भी हो जाएगा, है ना। अब आप देखें अगला एग्जाम्पल नंबर 18, क्या लिखा है, 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह में से 3 व्यक्तियों की समिति बननी है, कितने प्रकार से बन सकती है, कितने की बनना है, कितने की बनना है, 3 की। कितने की बनना है, 3 की। तो सारे सवाल समझ लगोगे। देखें उदाहरण नंबर 8, नहीं उदाहरण नंबर कौन सा है, 18 18। इसमें क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 18 में इसमें लिखा है 2 पुरुषों और 3 महिलाओं की एक समूह से, एक हमारे पास कुछ ग्रुप है, उसमें कितने कितने पुरुष कितने महिलाएं हैं, 2 पुरुष है और 3 क्या है, महिलाएं हैं। और हमसे कहा गया है कि 3 व्यक्तियों की एक टीम बनाओ, समिति बनाओ, एक ग्रुप बनाओ एक। लेकिन यह कितने प्रकार से हो सकता है, तो एक सवाल हो गया। फिर एक सवाल और है, ऐसी कितनी समितियां बनेंगी, इसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं। एक बार फिर से बनानी है, लेकिन अब की बार 1 पुरुष लेना है और 2 क्या लेनी है, महिलाएं लेनी है। तो देखो सवाल को जब भी आपको इस टाइप की स्थिति हो, कुछ समितियां बनाना हो, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्रम से कोई लेना देना नहीं है क्या, यहाँ पर क्रम से कोई लेना देना नहीं है कि पहले कौन सी महिला बाद में कौन सी महिला ली जा रही है। आपको तो सीधा सीधा है कि 1 पुरुष और 2 महिलाएं वहां, और वहां पर 3 व्यक्ति लेना है। तो कुल व्यक्ति कितने, माने कुल महिला पुरुष कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुल जो है संख्या, कुल संख्या हो जाएगी 2 पुरुष धन 3 महिला बराबर 5। अब यहाँ पर मापा नहीं लग देना, बस 5 में ना ही महिलाएं ना पुरुष, 5 होगी संख्या पर, यहाँ नहीं लिख देना मापा कुछ है ना। वहां पर क्या कुछ नहीं लिखेंगे, वहां पर केवल क्या लिखा रहेगा 5। अब तो ना महिला लिख सकते ना पुरुष रह सकते, ठीक है ना। कुल संख्या हुई हमारे पास 5, और कितने चुनना है आपको, 3। यहाँ पर लिखेंगे 5 व्यक्तियों में से, 5 व्यक्तियों में से 3 का चयन करने के तरीके, 3 का चयन करने के तरीके। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 5 से 3 ये हो जाएगा, 5 से 3। 5 में से कितनों का चयन करना है, यहाँ पर क्रम का कोई लेना देना नहीं है बच्चों। बस यहीं पर आपको दिमाग लगाना है, वही बच्चे बुद्धिमान ये सवाल देखकर समझ जाए कि ये क्रमचय का है या संचय का है। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि ये प्रश्नावली 6.4 है, यहाँ तो पता है, लेकिन पेपर में तो लिखा नहीं है कौन सी प्रश्नावली का है, तो वहां पर कैसे पहचानोगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपना विवेक लगाना है कि यहाँ पर क्रम का कोई लेना देना नहीं है। जब भी व्यक्तियों में से व्यक्तियों के चयन की बात हो, संचय होता है, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये बताया था सूत्र, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। r का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। अब यहाँ पर 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 गुणित फैक्टोरियल 2, ये 3 से 3, 5 चौके 20 बटे 2, आंसर कितना आया। तो 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है तो वह कितने प्रकार से बनेगी, 10 प्रकार से। कितने प्रकार से बनेगी, तो 3 व्यक्तियों की समिति आप 10 प्रकार से बना पाएंगे। क्या मैं आपको बताऊं कैसी बात हो रही है, जानना चाहोगे कैसे 10 तरीके। देखो ऐसे, इसको थोड़ा समझिए ताकि दिमाग में बैठे। पुरुष कितने हैं, तो मेरा पुरुष ये P1 और P2 ये 2 पुरुष हो गए, और M1 M2 M3 ये 3 महिलाएं हैं। चलो 3 की समिति बनाना है। पहले मैंने इस पुरुष को ले लिया और इस पुरुष को ले लिया और इस महिला को ले लिया, एक समिति बन गई, एक समिति बन गई ना। क्या ले लिया मैंने, पहला पुरुष ले लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे अब आप लोग कहने लगो सर
हम ऐसा भी तो कर सकते P2 P1 M1, तो ये कहीं कहें क्रमचय थोड़ी है, क्या है, आपने चुन लिए तो बस हो गया, समिति बन गई। क्या ये समिति इससे अलग हो जाएगी? लोग तो वही है, तो टीम तो वही है, फर्क क्या पड़ता है आगे कौन खड़ा है और पीछे कौन खड़ा है, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये अपने यहाँ पर अक्षरों से शब्द थोड़ी बना रहे हैं कि आगे पीछे रखने से अर्थ बदल जाएगा, तो यहाँ पर दोनों को एक ही मानेंगे। फिर मैंने एक काम किया, फिर मैंने P1 पुरुष लिया, P2 पुरुष लिया, M2 महिला ले ली, कितनी समिति बन गई। फिर मैंने P1 पुरुष लिया, P2 पुरुष लिया, M3 महिला ले ली, 3 समिति बन गई। फिर मैंने P2 पुरुष लिया, M1 महिला ली, M2 महिला ली, क्लियर है। फिर क्या किया मैंने, जल्दी बताओ, P2 पुरुष, M2 महिला, M3 महिला। फिर एक काम करते हैं, अब M1 M2 M3 ये ले लिया। अब अपन कितनी बन गई हमारे पास, और कितनी बननी है? अब बताओ 4 और कौन सी करनी है इसमें, बोलो बोलो। P1 P2 M1 M3, M1 M3 कभी नहीं बनी है, नहीं बनी ना, तो अपन P2 M1 M3 एक बन गई। चलो 3 और ढूंढो, जल्दी लगाओ दिमाग। P1 M1 M2, चलो एक और ढूंढो। P1 M2 M3 नहीं बनी थी, चलो अब एक और रह गई, P1 M1 M3। अब देखो, अब आप बताओ इसके अलावा आप एक आध और बता सको तो बताओ, तो फिर 11 समिति कहानी, तो अपने तो 10 निकलो। आपकी समझ में आई ना बात? अब आप सुने, हमें ऐसा क्यों बनाना चाहिए, किसी किसी सवाल में ऐसा काम करने से दिमाग चलता है कि ऐसा तो नहीं हवा हवा ही सवाल हो रहा है, मतलब सच में बनाना हो तो कैसे बनेगी। जैसे अगर ये सवाल नहीं पढ़ा होता तब भी बना लेते, नहीं बना लेते, हाँ इस संख्या पर जरूर नहीं पहुंच पाते, क्लियर नहीं हो पाते कितनी, लेकिन बना तो लेते, ये सही बात है ना। तो ये है, इस तरीके से बन रही है। क्या सबको समझ में आ गया? अब देखो दूसरे प्रश्न का उत्तर इसी में से निकाल रहा है अपन। अब क्या कर रहा है, एक पुरुष और ऐसे कितनी है, छाटो इसमें, एक पुरुष और 2 महिला, एक पुरुष और 2 महिला, एक पुरुष और 2 महिला, कितनी है? ऐसी 6 समितियां बनेगी, इसमें एक पुरुष होगा और 2, लेकिन आई कैसी है, संचय से इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो संचय से निकालते हैं अपन, ठीक है ना। संचय से निकालेंगे, पहले कितने पुरुष है, 2 पुरुष में से कितना पुरुष लेना है, तो 2 पुरुषों में से एक पुरुष के चयन के तरीके 2 से 1। महिलाएं कितनी है, 3 महिलाओं में से कितनी चाहिए, 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं के चयन के तरीके 3 से 2, और गणना का सिद्धांत लगा दो, दोनों का गुणा कर दो। बात समझ आएगी ना। तो अब ये आपको बनाना नहीं है, ये तो आपको बता रहे थे कैसे। आप देखो सेकंड केस, ये पहला आंसर नीचे लिख सकते हो आप इस प्रकार, तीन व्यक्तियों की कितनी 10 समितियां 10 प्रकार से है ना, या इस प्रकार 2 पुरुष व 3 महिलाओं में से 3 व्यक्तियों की समितियां कुल कितने प्रकार से 10 प्रकार से बनाई जा सकती हैं, 10 प्रकार से बनाई जा सकती है। ये काय का आंसर है जी, पहले वाले का। अब सेकंड केस, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, अब सेकंड केस पर आओ। अब वो क्या कह रहा है कि ऐसी समितियां बनाओ जिन बताओ जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हो। एक पुरुष, तो 2 पुरुषों में से एक का
एक का चयन करने के तरीके कितने हो जाएंगे? करने के तरीके जो हो जाएंगे 2C1। और 3 महिलाओं में से कितनी चाहिए? 2 में से 2 का चयन करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3 से 2। इस प्रकार या इसलिए एक पुरुष व 2 महिलाओं से बनी समितियों के प्रकार कितने हो जाएंगे? समितियों के प्रकार गणना का सिद्धांत लगा दो, हो जाएगा 2C1 गुणे 3C2। ठीक है ना? तो 2C1 का मान 2 होगा और 3C2 का मान 3 होगा, बराबर कितने आएंगे? 6। तो यहाँ पर 6 आएगा उत्तर। गणना का सिद्धांत लगाएंगे, दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। तो कितने आएंगे यहाँ पर? 6। क्या सभी को समझ आ गया? तो ये कौन सा सवाल है हमारा? उदाहरण नंबर 18।